नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया देख रहे हैं आप। मोहताबिश हुसैन। कर्नाटक में लिंगायत समुदाय के मुरुगा मठ के प्रमुख शिव मूर्ति को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। कल शाम उन्हें गिरफ्तार किया गया था और देर रात उनका मेडिकल चेकअप कराया गया और फिर उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। इसके बाद कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। 6 दिन पहले उन पर 2 नाबालिग छात्राओं ने रेप का आरोप लगाया था, जिसके बाद पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था। शिवमूर्ति मुरुगा लिंगायत समुदाय के सबसे अहम मठ के महंत हैं। उन्होंने अपनी सफाई में कहा था कि वो साजिश का शिकार हुए हैं और उन पर लगे सभी आरोप गलत साबित होंगे। उन्हें सियासी समर्थन भी मिल रहा था। उनके करीबी और पूर्व सीएम येदियुरप्पा पहले ही उन पर लगे आरोपों को गलत करार दे चुके हैं। निहाल किदवई हमारे साथ जुड़ गए हैं। निहाल, इस मामले के बारे में बताइए और इन शरणालु मुरुगा के बारे में भी थोड़ा बताइए। देखिए, महंत को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और आज ही उनकी अग्रिम जमानत की याचिका आनी थी। अब तो इसका कोई मतलब रह नहीं गया, तो शायद वो रेगुलर बेल के लिए आज ऊंची अदालतों में याचिका दायर करेंगे। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, पुलिस का ये कहना है कि आज ही वो अदालत से पुलिस रिमांड मांगेगी महंत डॉक्टर शिवमूर्ति शरणारू का, ताकि वो इसकी आगे की जांच कर सके, उनसे सवाल जवाब कर सके, क्वेश्चनिंग उनकी हो सके। इस मामले में जो दूसरे आरोपी है, पुलिस का ये भी कहना है कि उसके साथ पूछताछ की गई है और आगे की कार्रवाई पूछताछ पर जो कुछ भी मिला है, जो करोबरेटिव एविडेंस होगा, उसके आधार पर किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये था कि इतनी गंभीर धाराएं हैं, उसके बाद न तो ये सारे मामले दर्ज होने के बाद 4-5 दिनों के अंदर पुलिस ने कभी भी गंभीरता नहीं दिखाई और मठाधीश से पूछताछ नहीं की। इसको लेकर के सवाल उठाए जा रहे थे और चूंकि यहाँ पर बीजेपी की सरकार है और लिंगायतों का बहुत ही प्रभावशाली मठ है, सबसे ज्यादा प्रभावशाली मठ है ये आप कह सकते हैं मुरुगा मठ, क्योंकि सिद्धगंगा स्वामी जी के निधन के बाद आज के वो सबसे बड़े तुमकुरू में ये सिद्धगंगा मठ है, उसके बाद के ये मुरुगा मठ सबसे बड़ा मठ है, सबसे प्रभावशाली मठ है। 1 साल से कम का समय है यहाँ विधानसभा चुनावों में, इसलिए सवाल उठ रहे थे। और इसलिए भी कि जो आरोप, अगर आप चार्जशीट, अगर आप FIR को देखें तो बिल्कुल उसमें साफ लिखा हुआ है कि इसके अंदर पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई के तहत मामला दर्ज हुआ है, साथ ही साथ बलात्कार की धाराएं भी है। और जो पॉक्सो एक्ट का जो मामला है वो 2.5 साल से लेकर 3.5 साल तक बलात्कार का मामला है और ये बहुत ही गंभीर आरोप है। फिर भी पुलिस अलग अलग मामलों में अलग अलग रवैया क्यों उठाती है? जहां तक शिवमूर्ति शरणार्थी जो कि मठाधीश है, जिनको कल देर रात गिरफ्तार किया गया है, उनकी बात अगर की जाए तो 1991 से वो इसके मठाधीश है। आपको एक चीज बता दूं कि वहां पर एक मामला और चल रहा है। 1991 में वहां पर मठाधीश बनना था बसवराज नाम के एक शख्स को, जो कि शिवमूर्ति शरणार्थी के बहुत ही नजदीकी दोस्त है और ये दोनों साथ ही मठ में आए थे। लेकिन बसवराज नाम का वो शख्स, उसने शादी की और इसकी वजह से उसको मठाधीश नहीं बनाया जा सकता था। ऐसे में शिवमूर्ति शरणारू को मठाधीश बनाया गया। ये दोनों अच्छे दोस्त थे, काफी प्रभावशाली थे वहां पर बसवराज। लेकिन बाद में क्या हुआ कि बसवराज के ऊपर कुछ आरोप लगे, इसलिए उनको मठ से हटा दिया गया 2007-8 के बीच में। बाद में वो विधायक का चुनाव लड़े, जीते। उनकी वापसी 2022 में होती है मठ में। वहां पर उनका पहले जैसा रुतबा नहीं होता। ऐसे में एक बात जो कही जा रही है, जो लोग मठ से जुड़े हुए हैं उनका ये मानना है, हालांकि इसका कोई अभी आधिकारिक तौर पर मैं नहीं कह सकता, लेकिन इसलिए कि पुलिस ने कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन वहां पर जो लोग हैं उनका ये मानना है कि इन दोनों के बीच, यानी बसवराज और जो मठ प्रमुख है, इन दोनों के बीच में जो खींचतान चल रहा है, उसके पीछे कोई षड्यंत्र है, जिसका इशारा मठाधीश शिवमूर्ति ने भी किया कि मठ के अंदर चल रहे षड्यंत्र का वो शिकार हो गए। तो ये भी एक बात है। पुलिस ने उनके खिलाफ भी मामला दर्ज किया, बसवराज के खिलाफ भी, और उसकी भी जांच चल रही है। तो अब देखना है कि जब जांच आगे बढ़ती है तो किस तरह से क्या क्या तथ्य सामने आते हैं। शुक्रिया निहाल आपका इस सब जानकारी के लिए। तो निहाल बता रहे थे कि किस तरीके का ये मामला है और ये जो मुरुगा मठ है, इनके प्रभाव के बारे में भी जो है बताया। हालांकि पुलिस अब इस मामले की तफ्तीश कर रही है। अब देखना होगा किस तरह से जो मामला है ये आगे बढ़ता है और क्या क्या बातें यहाँ पर सामने आती हैं। लेकिन वहाँ के जो SP हैं, उनका क्या कहना था इसको लेकर, वो भी आपको सुनाते हैं। Today we have arrested Muruga Math Asir in his POCSO case, and no except Muruga Shri we have no arrested nobody.
and one second accused is being questioned. She is in our custody. After inquiry, we will. If So what about the other accused in this particular case? Do you know about their whereabouts? Is there a lookout for them? yeah, we know their whereabouts. Definitely, we will inquire them. After that, we will follow the procedure. So there's some information that there were doctors present at the mutt even before the police arrived there. Was that as per protocol? Did the police know about this? If you could throw some more light on that. I will check up with the doctors. अब बात आज की एक और बड़ी खबर की करते हैं। देश में विकसित पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत आज नौसेना में शामिल होगा। कोची में होने वाले इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे और आज ही पीएम मोदी भारतीय नौसेना के नए झंडे का अनावरण भी करेंगे। हिंद महासागर में भारतीय नौसेना के बेड़े में जुड़ी नई ताकत। समंदर का सीना चीरता पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत विक्रांत। 40,000 टन से ज्यादा की क्षमता वाला यह विमान वाहक पोत पूरी तरह से देश में बना है। इसमें 76% स्वदेशी सामग्री का इस्तेमाल है। इतना विशाल विमान वाहक युद्धपोत अब तक सिर्फ अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, रूस और फ्रांस बना सके हैं। इसे कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने 20,000 करोड़ की लागत से तैयार किया है। 1971 की जंग में पहले इसी नाम के विमान वाहक पोत विक्रांत ने अहम भूमिका निभाई थी। इस वजह से इसका नाम भी विक्रांत रखा गया है। विक्रांत की कमीशनिंग न केवल भारतीय नौसेना एवं स्वदेशी पोत निर्माण उद्योग के लिए बल्कि समस्त राष्ट्र के लिए एक यह अविस्मरणीय दिन होगा और साथ में यह सफलता अमृतकाल में भारत के को एक विकसित देश बनाने का और भारत के स्वदेशीकरण में बढ़ते हुए आत्मविश्वास को भी प्रदर्शित करता है। विक्रांत के साथ भारतीय नौसेना की ताकत काफी बढ़ जाती है। इसमें MiG-29K और कामोव हेलीकॉप्टर सहित करीब 30 विमान एक साथ रखे जा सकते हैं। इसमें 2300 कंपार्टमेंट है। यहाँ 1600 सैनिक हमेशा तैनात रह सकते हैं। इसमें जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलें भी तैनात की जा सकती है। इसका फ्लाइट डेक एरिया 12,500 वर्ग मीटर का है, करीब 10 ओलंपिक स्विमिंग पूल के बराबर। ये 262.5 मीटर लंबा है और 61.6 मीटर चौड़ा। इसकी अधिकतम स्पीड 28 नॉटिकल माइल्स है और ये एक बार में 7500 नॉटिकल माइल्स यानी करीब 15,000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। हम सबको पता है कि हमारे देश के लिए का जो महासागर है, हिंद महासागर, जहाँ हमारा एरिया ऑफ ऑपरेशन है, वहाँ हमारी ज़रूरत तो है कि हमारा फोर्स लेवल ऐसा हो जो कि हम कभी भी डिटरेंस के लिए तैयार रहें और यही हमारा ध्येय रहा है। और during this particular time when we had our one aircraft carrier under maintenance, all effort has been made to make it operational at the earliest. हिंद महासागर में बढ़ती सैन्य चुनौतियों के बीच विक्रांत भारत के लिए खेल पलटने वाला युद्धपोत साबित हो सकता है। गौरतलब है कि हिंद महासागर में चीन अपनी ताकत लगातार बढ़ा रहा है। ऐसे में विक्रांत के आने से भारत की नौसैनिक ताकत में काफी इजाफा होगा। यह जहां होगा करीब 300 से 400 किलोमीटर तक परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। नई दिल्ली से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। भारत में सीमा पार से हथियारों के आने में तेजी आई है, लेकिन अब पाकिस्तान हथियार और ड्रग्स भारत भेजने के लिए घुसपैठ के बदले ड्रोन की मदद ले रहा है। लेकिन अब भारतीय सुरक्षा एजेंसियां भी ज्यादा सतर्क हैं और एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही हैं। पंजाब के सरहदी इलाकों में एंटी ड्रोन गन्स भी तैनात की जा रही हैं।
पाकिस्तान से लगी पंजाब और जम्मू की 198 किलोमीटर की सरहद पर सीमा सुरक्षा बल तैनात है। अक्सर इन इलाकों में रातों के अंधेरे में ड्रोन के जरिए बारूद और ड्रग्स सीमा पार से भेजे जा रहे हैं। इसे रोकने के लिए बीएसएफ ने एंटी ड्रोन गन्स तैनात करना शुरू कर दिया है। बीएसएफ ने ये एंटी ड्रोन गन्स फिलहाल पंजाब के इलाके में ज्यादा तैनात की हैं, क्योंकि इस इलाके में पाकिस्तान ज्यादा फोकस कर रहा है। पाकिस्तान से पंजाब की तरफ आने वाली ड्रोनों की संख्या में इस साल काफी बढ़ोतरी देखी गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक इस साल जुलाई तक 107 बार ड्रोन इन इलाकों में देखा गया है। 93 बार पंजाब की सरहदी इलाकों में और 14 बार जम्मू के सरहद के आसपास। इसके अलावा कश्मीर घाटी की सरहद पर 2 दर्जन से ज्यादा बार ड्रोन देखे गए हैं, जबकि पिछले साल 7 महीनों में कुल 97 ड्रोन देखे गए थे। 64 बार पंजाब के आसपास और 31 बार जम्मू के इलाकों के पास, 2 बार एलओसी के पास। केंद्रीय गृह मंत्रालय का कहना है कि पाकिस्तान ये सारा असला जम्मू कश्मीर में गड़बड़ी मचाने के लिए भेज रहा है। एनआईए की माने तो इस ड्रोन ड्रॉपिंग्स के बढ़ते हुए ग्राफ के पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का हाथ है। तस्करी करने के नए नए ढंग सामने आ रहे हैं, तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। पाकिस्तान भी नई नई तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है, जिसमें ड्रोन टेक्नोलॉजी एक है। इसे काउंटर करने के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने जहां पर एंटी ड्रोन गन्स जो हैं वो सरहदी इलाकों पे तैनात करना शुरू कर दिया है, वहीं पर एनटीआरओ इस तरह की फ्रीक्वेंसी पर काम कर रहा है, जिसके जरिए वो फ्रीक्वेंसी ही जैम कर दी जाएगी जिस पर ड्रोन जो है ऑपरेट कर रहा है। नई दिल्ली से नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। झारखंड में चल रहे सियासी संकट के बीच सीएम हेमंत सोरेन ने पुरानी पेंशन को लागू करने का ऐलान कर दिया है। हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में ये फैसला किया गया और 1 सितंबर से कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाएगा। इस खबर पर मोहर लगते ही बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी हेमंत सोरेन से मिलने पहुंचे और उनका शुक्रिया अदा किया। झारखंड में जारी सियासी संकट के बीच जेएमएम कांग्रेस गठबंधन के नेताओं ने राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात की और मुलाकात के बाद झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष बंधु तिर्की ने कहा कि राज्यपाल को चुनाव आयोग से पत्र मिल चुका है और 1-2 दिन में मामला स्पष्ट हो जाएगा। कानून के विशेषज्ञों से राय ली जा रही है। जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य के मुताबिक राज्यपाल से कहा गया कि राजनीतिक अस्थिरता का माहौल है। जिस तरह से प्रशासन काम कर रहा है उससे साफ है कि हॉर्स ट्रेडिंग का माहौल बनाया जा रहा है, इसलिए राज्यपाल जल्द से जल्द स्थिति साफ करें। चुनाव आयोग ने हेमंत सोरेन पर लगे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को लेकर राज्यपाल को सिफारिश भेजी है और सूत्रों के मुताबिक सोरेन की सदस्यता जा सकती है। उन्हें मिल गई है और कानून विशेषज्ञों से 1-2 दिन में मामला को स्पष्ट कर दिया जाएगा। हमने इस बात को कहा कि राज्य में जो उहापों की स्थिति है, असमंजस की स्थिति है, महामहिम आप काफी अनुभवी है इस राज्य में जो संवेदनशील राज्य है, आपको इंटरवेन करने की जरूरत। उन्होंने कहा कि मुझे जो मिल गया है, जो ईसीआई का जो है वो मिल गया है, लेकिन हम उसको कानून विशेषज्ञों से राय ले रहे हैं। अब बात दिल्ली की करते हैं। अरविंद केजरीवाल ने आखिरकार दिल्ली विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया और ये अपनी तरह का अनोखा विश्वास मत था, जिसमें विपक्ष कह रहा था कि सरकार को कोई खतरा नहीं है, लेकिन फिर भी सत्ता पक्ष बहुमत साबित करने पर अड़ा हुआ था। इस प्रस्ताव के पक्ष में 58 सदस्य हैं, जबकि विरोध में 0 सदस्य हैं। कोई भी सदस्य इस प्रस्ताव से तटस्थ नहीं रहा है, अतः विश्वास प्रस्ताव पास हुआ। इसी के साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा में विश्वास मत जीत लिया और ये दिखाने की कोशिश की कि उनके सभी विधायक उनके साथ हैं। बीजेपी कोई विधायक नहीं तोड़ पाई। आज ये जो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया, इसका सबसे बड़ा पर्पस ये है कि पूरे देश के अंदर जो इन लोगों ने माहौल बना लिया, इनको लगता है कि किसी को भी खरीदा जा सकता है।
आम आदमी पार्टी वालों को नहीं खरीदा जा सकता। आज ये हम इस देश के सामने साबित करेंगे। इन्होंने 40 एमएलए खरीदने का प्लान बनाया था। हमारे 12 एमएलए से संपर्क किया, बोले 20-20 करोड़ रुपए ले लो और 40 को ले आओ। 800 करोड़ रुपए इन्होंने रख रखे थे। हमारा एक भी एमएलए नहीं बिका। इनका ऑपरेशन लोटस फेल हो गया। हालांकि बीजेपी कहती रही कि आम आदमी पार्टी विधायक तोड़ने की कोशिश का सबूत दिखाए। बीजेपी ने उपराज्यपाल को चिट्ठी लिखकर आम आदमी पार्टी के आरोपों की जांच की मांग भी की, लेकिन आम आदमी पार्टी ने देशव्यापी ऑपरेशन लोटस की जांच की मांग करके नया दांव खेला। अब वो उन रिकॉर्डिंग्स की बात नहीं कर रही जिनके आधार पर उसने साजिश का दावा किया था। The drama begins yet again. The drama continues. ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा। जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की नौटंकी चल रही है, वो पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। आज फिर से एक बार विधानसभा के पटल का दुरुपयोग करके जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल जी ने वहां कुलचित राजनीति की, अपना प्रचार किया, अपना प्रसार किया, अनर्गल प्रवचन किया और झूठ झूठ और झूठ हम सबके सामने परोसा, वो हम सबने आज देखा है। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र केवल एक दिन के लिए बुलाया था, लेकिन सत्र 5वें दिन विश्वास मत साबित करने के बाद जाकर समाप्त हुआ। आमतौर पर होता यह है कि विपक्ष सरकार को ललकारता है कि हिम्मत है तो सदन में आकर फ्लोर ऑफ द हाउस पर बहुमत साबित करके दिखाओ, लेकिन इस मामले के अंदर विपक्ष खुद कह रहा था कि हमको कोई शक नहीं है कि सरकार के पास न सिर्फ बहुमत है बल्कि उनके सारे के सारे विधायक उनके साथ ही हैं, लेकिन सरकार फिर भी बहुमत साबित करने पर अड़ी रही और आखिर में विश्वास मत साबित करके दिखाया। दिल्ली विधानसभा से अपने कैमरा सहयोगी राकेश सिंह के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। अब खबर पंचकुला से। पंचकुला सेक्टर 9 की रेडी मार्केट में आग लगने की खबर है। मार्केट की 100 से ज्यादा दुकानें इस आग में खाक हुई हैं और आग पर काबू जो है वो पाया गया है। आपको बताएं 10 से ज्यादा दमकल की गाड़ियों ने 5 घंटे में आग पर काबू पाया और करोड़ों के नुकसान की यहां पर आशंका जताई जा रही है और आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं लगा है। अभी अभी मुझे ये जानकारी मिली कि पंचकुला सेक्टर 9 की रेडी मार्केट के अंदर भयंकर आग लगने से मार्केट पूरी तरह तबाह हो गई। मैंने सभी अधिकारियों को, पंचकुला प्रशासन के सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि वह तुरंत मौके पर जाकर के आग पर काबू करने का प्रयास करें और पीड़ितों को राहत देने का प्रयास करें। मध्य प्रदेश के जबलपुर के बरगी स्थित शासकीय आरोग्यम अस्पताल में घंटों डॉक्टर का इंतजार करने के बावजूद इलाज न मिलने पर कथित तौर पर एक मासूम ने अपनी मां की गोद में दम तोड़ दिया। ड्यूटी पर आए डॉक्टर का कहना था कि पत्नी के व्रत की वजह से वो लेट हुए। वहीं प्रशासन का इसको लेकर कहना है कि डॉक्टर साहब लेट ही नहीं हुए, वो तो इलाज कर रहे थे, लेकिन बच्चा अस्पताल पहुंचने से पहले मर चुका था। 5 साल का मासूम कुछ दिनों पहले पैर जल गया। डॉक्टरों को लगता है सेप्टिसीमिया हो गया। गरीब माँ बाप सरकारी अस्पताल लेकर आए, घंटों बैठे रहे। माँ बार बार बेटे से उठने को बोलती, बेटा उठ जा, उठना बेटा, लेकिन वो नहीं उठा। तस्वीरें बरगी आरोग्यम केंद्र से आईं। बरगी हॉस्पिटल सरकार, कोई स्टाफ कोई नहीं। तो आप बच्चे को क्या हो गया था? बच्ची को बीमार था तो मैंने लाया तो यहाँ पे कोई व्यवस्था ही नहीं हुई थी। आज हो गया लेट, कल वाइफ की वो उपास का। अगले दिन ड्यूटी पर डटे डॉक्टर साहब ने बताया कि पिछले दिनों वो पत्नी के व्रत की वजह से लेट हुए। बाकी स्टाफ में महिलाएं हैं, वो भी व्रत में थी। महिलाएं हैं और जो कल सब उपास थी। हालांकि प्रशासन कह रहा है डॉक्टर साहब ने बच्चे को देखा, रास्ते में ही बच्चे की मौत हो गई होगी, फिर वो जांच की बात भी कर रहा है। कल 31 तारीख को सुबह 10:30 बजे
उस बच्चे को जब अस्पताल लाया गया, जैसा डॉक्टर लोकेश श्रीवास्तव जो वहाँ ड्यूटी डॉक्टर थे, मेडिकल ऑफिसर हैं, उनका कहना था कि वो ब्रॉड डेड लाया गया। उन्होंने उसे देखा, लेकिन निश्चित तौर पे ये कहा जा सकता है कि बच्चे की या तो रास्ते में मृत्यु हो गई लाने में, क्योंकि जैसा उसका घर बताया गया मुझे करीब 47 किलोमीटर दूर है और उसके पास शरगवा अस्पताल और भिड़की अस्पताल भी नज़दीक में था। लेकिन चूंकि मैंने अपनी एक टीम भेजी है जो CDR करने गई है, उनसे पूरे तथ्य मुझे मिल जाएंगे कि उतनी दूर उसको लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। चलिए मान लेते हैं प्रशासन के पास तथ्य हैं। एक तथ्य हम भी दिखाते हैं। जबलपुर जिले में शिशु रोग विशेषज्ञ के 18 स्वीकृत पद हैं, 5 भरे हैं, 13 खाली हैं। जिले में कुल सरकारी डॉक्टरों के स्वीकृत पद 278 हैं, 105 भरे हैं, 173 खाली हैं। मध्य प्रदेश में डॉक्टरों के 8,717 पद स्वीकृत हैं, जिसमें से 4,675 भरे हैं, 4,042 खाली हैं। विशेषज्ञ डॉक्टरों के 3,618 पद स्वीकृत हैं, इनमें से 2,995 पद खाली हैं, सिर्फ 623 भरे हैं। वो तब जब सरकार का दावा है कि स्वास्थ्य विभाग का बजट 29% से बढ़ाकर 10,380 करोड़ रुपए किया गया है। आज लाल परेड ग्राउंड में अद्भुत दृश्य है। जहां तक देख रहे हैं, जनता से तो कई बार हमने ये मैदान भरा है, लेकिन आज एम्बुलेंस से ये मैदान भरा हुआ है। संजीवनी 108, ये मात्र एम्बुलेंस के लोकार्पण का कार्यक्रम नहीं है, ये जनता की जिंदगी बीमार जो होती है, ऐसे बहनों और भाइयों की जिंदगी बचाने का महाअभियान है। मित्रों, हम जानते हैं अगर बीमारी हुई और समय पे इलाज मिल गया तो जान बचाई जा सकती है। सभी जिलों में हम ये गाड़ियां भेज रहे हैं। आज यहां से रवाना की जाएंगी और इसमें विशेष बात जो बताई आपको, पहले केवल सरकारी अस्पतालों के लिए उपलब्ध थी, लेकिन अब सरकारी अस्पतालों के साथ साथ आयुष्मान योजना के 2,82,00,000 परिवारों को ये प्राइवेट अस्पताल में भी ले जाने का काम करेगी। सरकार हर दलील दे सकती है, लेकिन तथ्यों पर, तस्वीरों पर क्या ही कहेगी, जो दुखद हैं, शर्मनाक हैं, दलीलों से परे हैं। महामारी से पहले मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री कांग्रेस में थे, लेकिन महामारी आई तो वो कूद कर दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी में चले गए ताकि कोरोना से बेहतर ढंग से लड़ा जा सके। महकमा वही रहा। पेशे से डॉक्टर हैं, तो हमें लगा बच्चे की मौत पर कुछ बोलेंगे, कम से कम ट्विटर पर कुछ लिखेंगे। लेकिन ट्विटर पर वो दुष्यंत कुमार के बारे में लिख रहे थे कि कैसे सरल और सहज भाषा में वो आम आदमी की पीड़ा कहते थे। सो हमें भी दुष्यंत कुमार याद आ गए। उन्होंने कभी लिखा था, आपके टुकड़ों के टुकड़े कर दिए जाएंगे मगर आपकी ताजीम पर कोई कसर होगी नहीं। एक और बात, कल मिला नुमाइश में वो चीथड़े पहने हुए, मैंने पूछा नाम तो बोला हिंदुस्तान है। जैसे इतना कुछ सुनने के बाद आप आज के दौर के मंत्रियों से पुर्तगाल वाली नैतिकता की उम्मीद मत कीजिएगा। जबलपुर से संजीव चौधरी और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक और मेरे साथ है यहां पर ताबिश हुसैन। शुरुआत कर रहे हैं गुजरात से। एक खबर आ रही है जहां अरावली जिले के मालपुर के पास एक हादसा हुआ है। 7 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई है। आपको बता दें कि अंबाजी जा रहे थे लोग और इनोवा कार ने इनको कुचल दिया। और ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं उस गाड़ी की जिससे ये हादसा हुआ है। 7 लोगों की यहाँ पर इस गाड़ी की टक्कर से मौत हुई है। इनोवा कार ने इन पैदल जा रहे यात्रियों को जो है वो कुचल दिया और ड्राइवर को नींद आने से यह हादसा हुआ ऐसा बताया जा रहा है। और इस हादसे में आपको बताएं कई लोग घायल भी हुए हैं जिनको अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है।
इन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं कि कितना तेज रफ्तार से ये जो है टक्कर लगी होगी। गाड़ी आप देख सकते हैं पूरी तरह से क्षतिग्रस्त नजर आ रही है आगे से, और ये पैदल जा रहे थे यात्री जिनको इस गाड़ी ने कुचला है, और इस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई है। इससे कहीं ना कहीं ये भी पता चलता है हालत देख के कार की कि कार थोड़ी स्पीड में भी रही होगी, क्योंकि जो पैदल यात्रियों को टक्कर मारी है और यहाँ पर ड्राइवर को अचानक नींद आ गई, वजह फिलहाल ये बताई जा रही है। हालांकि इसमें कई लोग घायल भी हुए हैं जिनको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, लेकिन 7 पैदल यात्रियों की यहाँ पर दर्दनाक मौत हो गई है। अब एक खबर हरियाणा से आपको दिखाते हैं। हरियाणा के पंचकुला सेक्टर 9 की रेडी मार्केट में आग लगने की खबर है और मार्केट की 100 से ज्यादा दुकानें इस आग में जलकर खाक हो गई हैं और आग पर काबू जो है वो फिलहाल पा लिया गया है। आप देखिए तस्वीरें कितनी भयावह नजर आ रही है, यानी कितनी जबरदस्त यहाँ पर आग लगी। आग पर हालांकि काबू जरूर पा लिया गया है। 10 से ज्यादा दमकल की गाड़ियां यहाँ पर 5 घंटे तक इस आग पर काबू पाने के लिए मशक्कत करती रही। करोड़ों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है और आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। पंचकुला हरियाणा में ये वो इलाका है जो काफी पॉश इलाका है, लेकिन यहाँ पर जो सेक्टर 9 की रेडी मार्केट है वहां पर ये आग लगी है। 100 से ज्यादा दुकानें जलकर पूरी तरह खाक हो गई हैं। अभी अभी मुझे ये जानकारी मिली कि पंचकुला सेक्टर 9 की रेडी मार्केट के अंदर भयंकर आग लगने से मार्केट पूरी तरह तबाह हो गई। मैंने सभी अधिकारियों को, पंचकुला प्रशासन के सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि वह तुरंत मौके पर जाकर के आग पर काबू करने का प्रयास करें और पीड़ितों को राहत देने का प्रयास करें। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कर्नाटक में लिंगायत समुदाय के मुरुगा मठ के प्रमुख शिव मूर्ति को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। कल शाम उन्हें गिरफ्तार किया गया था। देर रात उनका मेडिकल चेकअप पहले कराया गया और फिर उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। इसके बाद कोर्ट ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। और आपको बताएं कि 6 दिन पहले उन पर 2 नाबालिग छात्राओं ने रेप का आरोप लगाया था, जिसके बाद पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था। शिव मूर्ति मुरुगा लिंगायत समुदाय के सबसे अहम मठ के महंत हैं और उन्होंने अपनी सफाई में कहा था कि वो साजिश का शिकार हुए हैं और उन पर लगे सभी आरोप गलत साबित होंगे। उन्हें सियासी समर्थन भी मिल रहा था और उनके करीबी और पूर्व सीएम येदियुरप्पा पहले ही उन पर लगे आरोपों को गलत करार दे चुके हैं। Today we have arrested Muruga Math Asir in his POCSO case, and no, except Muruga Shri, we have no arrested nobody, and one second accused is being questioned. She is in our custody. After inquiry, we will. So what about the other accused in this particular case? Do you know about their whereabouts? Is there a lookout for them? Yeah, we know their whereabouts. Definitely, we will inquire them. After that, we will follow the process. So there's some information that there were doctors present at the mart even before the police arrived there. Was that as per protocol? Did the police know about this? If you could throw some more light on that. I will check up with the doctors. निहाल हमारे साथ हैं, उनके पास चलते हैं। निहाल, काफी गंभीर धाराएं इनके ऊपर लगी हैं, उसके बाद भी इनका ये कहना है कि साजिश का शिकार ये हुए हैं, तो किस तरह की साजिश का ये इशारा कर रहे हैं और इनके प्रभाव के बारे में भी जरा बताइए आप। देखिए, ऐसा है कि इसमें कोई दो धाराएं लगी हैं, वो काफी गंभीर है और पुलिस और सरकार पर सवाल इसलिए उठ रहे थे कि अगर किसी आम शख्स के खिलाफ इस तरह की गंभीर धाराएं पॉक्सो और धारा 376 के तहत अगर मामला बनता तो पुलिस फौरन गिरफ्तार करती, कम से कम पूछताछ करती, लेकिन पुलिस ने ऐसा 5 दिनों तक कुछ नहीं किया। इसलिए राज्य सरकार और पुलिस के काम करने के तौर हस्तक्षेप की बात सामने आई और पुलिस ने आखिरकार 1 अगस्त यानी बृहस्पतिवार देर शाम शिव मूर्ति जो कि महंत है मुरुगा मठ के, उनको गिरफ्तार कर लिया। जहां तक साजिश की बात है, जब ये FIR हुआ था उसके 2 दिनों के बाद उन्होंने एक बयान जारी किया था अपने आश्रम से और इस ऑडियो वीडियो में साफ तौर पे कहा था कि वो एक साजिश के शिकार हुए हैं। उनका इशारा बसवराज की तरफ है। बसवराज और
शिव मूर्ति दोनों एक साथ कहते हैं कि 80 के दशक में इस मठ से जुड़े, दोनों लिंगायत हैं और दोनों की भावना इस तरह से जुड़ी कि ऐसा बताया जाता है कि शिव मूर्ति से पहले बसवराज को ही वहां का मठाधीश बनाया जाना था, लेकिन उन्होंने शादी कर ली, बसवराज ने शादी कर ली, मठ की ही एक महिला है उनसे जो कि जुड़ी हुई थी वहां से। ऐसी सूरत में उनका जो हक था मठाधीश बनने का वो चला गया। ऐसे में शिव मूर्ति को वहां का महंत बनाया गया, लेकिन बसवराज को वहां का मैनेजर बना दिया गया। और इतने प्रभावशाली मैनेजर थे वो कि जितने भी मठ के इंस्टीट्यूशन चलते हैं, जिसमें मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज और दूसरी स्कूल और दूसरी संस्थाएं हैं, उन सब की देखरेख करते थे। बाद में उनको हटा दिया गया 2008 में। 2022 में बसवराज की वापसी हुई तो शिव मूर्ति का ये कहना है कि शायद कहीं न कहीं वो इशारा कर रहे हैं कि बसवराज की तरफ से ये कॉन्स्पिरेसी की गई है, लेकिन अब पुलिस की जब जांच होगी उसके बाद ये साफ हो पाएगा कि असल मामला क्या है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया नेहाल इस पूरी जानकारी के लिए। तो शिव मूर्ति मुरुगा शारानारू पर पॉक्सो की धाराएं लगी हैं, नाबालिग छात्राओं ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था और ये छात्राएं जो हैं पीड़ित लड़कियां वो मठ के हॉस्टल में ही रहती थी। 3.5 साल से यौन उत्पीड़न का उन पर आरोप लग रहा है। झारखंड में जारी सियासी संकट के बीच 5 सितंबर को एक दिन का विशेष सत्र बुलाने का फैसला यहां पर किया गया है और माना जा रहा है कि इस दिन सोरेन सरकार विधानसभा में विश्वास मत पारित कर सकती है। कल जो कैबिनेट की बैठक हुई उस बैठक में विशेष सत्र बुलाने का फैसला लिया गया। इधर कल कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात की और उनसे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मामले में हेमंत सोरेन को लेकर चुनाव आयोग के फैसले पर स्थिति जल्द से जल्द साफ करने की मांग की। झारखंड कैबिनेट ने कल ही राज्य में पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल करने का भी फैसला किया है। और वक्त तो चला आपको टॉप 5 खबरें बताने का। आपको करना यह है कि एनडीटीवी इंडिया के यूट्यूब चैनल पर जाना है, पोल का हिस्सा बनना और बताना है किन खबरों को चैनल पर आप पूरा दिन विस्तार से देखना चाहते हैं। पहली खबर, रेप के आरोपी मठाधीश शिव मूर्ति जेल में, पॉक्सो एक्ट लगा। दूसरी खबर, तीस्ता सीतलवाड़ केस पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, आज फिर बेल पर होगी सुनवाई। तीसरी खबर झारखंड से, जहां 5 सितंबर को विशेष सत्र बुलाया जाएगा, क्या विश्वास मत लाएंगे हेमंत सोरेन। चौथी खबर, ममता बनर्जी के आरएसएस की तारीफ पर मचा है सियासी भूचाल। पांचवी और आखिरी खबर, नौसेना की नई ताकत, स्वदेशी आईएनएस विक्रांत।